अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है ब्लड चैप्टर 33 पार्ट 2। पार्ट 1 की वीडियो मैं कंप्लीट कर चुकी थी। पार्ट 2 की वीडियो पार्ट 2 में आज हम 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है कम्युनिजिया एनीमिया, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, और फोर्थ है आयरन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, और लास्ट 5 है लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसीएस। ठीक है, ये 5 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक बचेंगे, और वो 2 टॉपिक होंगे एनीमिया एंड पॉलीसाइथेमिया। तो आज हमें ये 5 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। वो जो एनीमिया पॉलीसाइथेमिया है ना, वो मैं पार्ट 3 की वीडियो में बनाऊंगी। तो आज जो चैप्टर 33 के सिर्फ 5 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, और उसके बाद सिर्फ 2 टॉपिक्स हो जाएंगे चैप्टर 33 के। ठीक है, तो एंड तक देखिएगा वीडियो। 5 टॉपिक्स मैं आज कवर करूँगी। पहला टॉपिक है हमारे पास कम्युनिजिया एनीमिया। कम्युनिजिया एनीमिया क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी मैचुरेशन के लिए, यानी कि उनको मैच्योर करने के लिए दो तरह के फैक्टर हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, पहला हमें क्या चाहिए होती है कि विटामिन B12, और दूसरा हमारे पास होता है फॉलिक एसिड। विटामिन B12 क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक विटामिन का टॉपिक नहीं कवर किया। ठीक है, तो विटामिन B12 है एक सोल्यूबल विटामिन होता है, यानी कि वाटर लाइक होता है ये, और हमारी बॉडी से बहुत इजीली जो है ना वो एक्सक्रीट आउट भी हो रहा होता है यूरिन के थ्रू। तो होता ये है कि ये बहुत इजीली एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है, इसलिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हमें विटामिन B12 लेते रहना चाहिए, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, बहुत इजीली एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो लेते हैं हम इसको कहाँ से हैं, इसके जो सोर्सेज है वो मिल्क है, और नहीं मिल्क तो मेरे ख्याल में नहीं, फिश है, मीट है, और चिकन है। इन चीज़ों से ये हम इसको ले भी सकते हैं, ये सोर्सेज हैं। अगर इसकी विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो जाए तो ब्रेन हेमरेज वगैरह हो जाता है। तो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, ये 2 इतने ज़रूरी फैक्टर्स हैं कि ये हमें चाहिए। अगर इन दोनों की डेफिशिएंसी हो जाएगी ना, तो हमारा जो आरबीसीएस है वो मैच्योर नहीं होगा। जब वो मैच्योर नहीं होगा तो क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी बॉडी में। जब रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी बॉडी में, तो उसे कहते हैं कि भाई एनीमिया हो गया, बॉडी में ब्लड की कमी हो गई। अब बॉडी में जब ब्लड की कमी हुई, उसे हमने एनीमिया कहा, तो किस वजह से हुई कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हुई। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारी बॉडी में एनीमिया हो रहा है उसे नाम दे दिया कम्युनिजिया एनीमिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन में हमें हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, अच्छा हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना, उसे हमने नाम दिया हुआ है हीमोग्लोबिन। उसे नाम दिया हुआ है हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये मैंने बात आपको बता दी थी लास्ट वीडियो में भी। अब हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता कैसे। तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के लिए इसमें जो है 2 चेन होती है अल्फा की, 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। तो ये बनता है हीमोग्लोबिन। अब 2 अल्फा और 2 बीटा कैसे बनी, तो ये हमें यहाँ पे बना के दिखाती हूँ मैं आपको हीमोग्लोबिन कैसे बनता है। थोड़ी सी केमिस्ट्री आ जाएगी। दो सक्सिनाइल को ए बाइंड होते हैं 2 ग्लिसरीन के साथ। ठीक है, उसके बाद बनता है ये हमारे पास पायरोल।
फिर ये जो पायरोल है ये 4 पायरोल बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4 पायरोल। अब ये जो 4 पायरोल है ये इसको हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम ये भी होता है प्रोटोपोरफायरिन। यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, प्रोटोपोरफायरिन। प्रोटोपोरफायरिन 9 भी कहते हैं इसको। अब प्रोटोपोरफायरिन 9 बाइंड करेगा आयरन के साथ। प्रोटोपोरफायरिन 9 जो है इसने बाइंड किया आयरन के साथ, तो ये हमारे पास बनेगा हीम। हीम बन गया। अब ये जो हमारे पास हीम है ये बाइंड करेगा पॉलीपेप्टाइड के साथ, पॉलीपेप्टाइड। तो ये पॉलीपेप्टाइड के साथ बन गया, तो इसने हीमोग्लोबिन चेन बनाई अल्फा और बीटा की। अब हमारे पास याद ये रखना है कि 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन जब आपस में बाइंड होती हैं तो वो बनाती है हीमोग्लोबिन ए। ये था हमारे पास स्ट्रक्चर, यानी कि ये स्ट्रक्चर हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि 2 सक्सिनाइल CoA बाइंड हुए 2 ग्लिसिन के साथ, तो क्या बना, 4 पायरोल बने। फिर सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि 4 पायरोल को हमने कहा इसका दूसरा नाम है प्रोटोपोरफायरिन 9। फिर क्या हुआ कि थर्ड स्टेप में प्रोटोपोरफायरिन 9 बाइंड हुआ आयरन के साथ, हमने इसको कहा हीम। फिर फोर्थ स्टेप में क्या हुआ कि हीम बाइंड हुआ पॉलीपेप्टाइड के साथ, हमने इसको कहा हीमोग्लोबिन चेन बन चुकी है। फिर 5 स्टेप में क्या हुआ है कि 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन आपस में बाइंड हुई, तो हमारे पास बना हीमोग्लोबिन ए। तो अगर आपसे ये पूछा भी जा सकता है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर कितनी चेन होती है, 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है, ये एक क्वेश्चन है जो वाइवा में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास से ये भी हम कर चुके हैं, कम्युनिजिया भी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। अब थर्ड है फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन ये है कि हीमोग्लोबिन के फंक्शन ऑक्सीजन को कैरी करना। पहला काम तो ये है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, और दूसरा काम इसका ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी करवाता है। 2 काम करता है, पहला काम ऑक्सीजन कैरी करेगा, दूसरा काम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करवाएगा। ये फंक्शन हो गया हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक आयरन। पहले तो ये समझना है कि आयरन क्या होता है। तो आयरन सिर्फ हीमोग्लोबिन के लिए ज़रूरी नहीं होता, बल्कि ये एंजाइम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब इसकी नीड किस किस को होती है, हीमोग्लोबिन को भी होती है, और दूसरी इसको नीड होती है एंजाइम को भी, इसकी नीड है आयरन की। और बॉडी के अंदर जो स्टोर होता है वो 4 to 5 ग्राम तक एवरेज जो है ये बॉडी में होता है आयरन। 4 to 5 ग्राम तक होता है बॉडी में आयरन। और आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन के लिए भी ज़रूरी होता है, एंजाइम के लिए भी ज़रूरी होता है, और बॉडी में ये होता है 4 to 5 ग्राम तक। दूसरी बात ये है कि 65% आयरन, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, 65% आयरन हीमोग्लोबिन में होता है, और 4% आयरन मायोग्लोबिन में होता है, 1% आयरन इंट्रासेल्युलर ऑक्सीडेशन में होता है, इंट्रासेल्युलर ऑक्सीडेशन।
इसके अलावा 0.1% आयरन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, और 0.1%, ठीक है। और एक और चीज़ है कि 15 to 13%, यानी कि 15 से 30% ये स्टोर होता है बॉडी में। जब ये स्टोर होता है 50 to 30% आयरन जब बॉडी में स्टोर होता है तो इसका नाम चेंज कर दिया जाता है, इसको कह दिया जाता है फेरिटीन। फेरिटीन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये हमारे पास आयरन की बात समझ में आ गई। अब उसके बाद है आयरन की ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। आयरन की ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज जो है, सबसे पहले एपो ट्रांसफेरिन जो है ये एक प्रोटीन है। एपो ट्रांसफेरिन क्या है? एक प्रोटीन है। ये होती कहाँ है? ये होती है ब्लड के अंदर। याद रखिएगा, एपो ट्रांसफेरिन ब्लड में होती है। ये पूछा जा सकता है एपो ट्रांसफेरिन कहाँ होती है? ब्लड में होती है। तो एपो ट्रांसफेरिन ब्लड में होती है। जब ये एपो ट्रांसफेरिन बाइंड करती है आयरन के साथ, जब एपो ट्रांसफेरिन बाइंड करती है आयरन के साथ, तो ये बन जाता है ट्रांसफेरिन। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ट्रांसफेरिन में। अगेन सुने, मैंने कहा कि ब्लड में एक प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन। ये जो है ना, ये एक प्रोटीन है। ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? एपो ट्रांसफेरिन। एपो ट्रांसफेरिन जब आयरन के साथ बाइंड करती है तो कन्वर्ट हो जाती है ट्रांसफेरिन में। ये ट्रांसफेरिन आयरन को ट्रांसफ़र करती है सेल तक। इसका काम क्या है? आयरन को ट्रांसफ़र करना। आयरन को ट्रांसफ़र करना सेल तक। आयरन को ट्रांसफ़र करना सेल तक, ये काम है ट्रांसफेरिन का। अगर अगर ट्रांसफेरिन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो फिर हम कहते हैं हाइपोक्रोनिक हो गई। तो हम नाम देते हैं हाइपोक्रोनिक। हाइपोक्रोनिक कंडीशन, हाइपोक्रोनिक कब होता है? जब ट्रांसफेरिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसे हम हाइपोक्रोनिक कहते हैं। और इसमें ये होता है, जो हीमोग्लोबिन होती है ना, उसकी हीमोग्लोबिन की नॉर्मल अमाउंट कम हो जाती है बॉडी में। जितनी हीमोग्लोबिन होनी चाहिए थी उससे कम अगर हीमोग्लोबिन हो जाती है तो हम कहते हैं कि हाइपोक्रोनिक हो गई। और हाइपोक्रोनिक कब होता है? जब ट्रांसफेरिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, ट्रांसफेरिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। बात समझ में आ गई? अगेन रिपीट कर दूं कि एपो ट्रांसफेरिन एक प्रोटीन है। ठीक है, कहाँ होती है? ब्लड में होती है। यूँ भी पूछते हैं ब्लड की प्रोटीन कौन सी है, तो एपो ट्रांसफेरिन है। एपो ट्रांसफेरिन जब आयरन से बाइंड होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है ट्रांसफेरिन में। और इस ट्रांसफेरिन का काम है कि आयरन को ट्रांसफ़र करना सेल तक। अगर ट्रांसफेरिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हम उसे हाइपोक्रोनिक कहते हैं। और हाइपोक्रोनिक कंडीशन में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल अमाउंट से कम हो जाता है। ठीक हो गई। नेक्स्ट प्रोटीन देखते हैं। एक सेल के अंदर भी प्रोटीन होती है जिसको हम नाम देते हैं एपोप्रोटीन, नहीं एपोफेरिटीन। एपोफेरिटीन। ये जो एपोफेरिटीन है ये कहाँ होता है? ये सेल के अंदर होती है। एपोफेरिटीन कहाँ होती है? सेल के अंदर होती है प्रोटीन एपोफेरिटीन। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यूँ भी कर सकते हैं कि सेल के अंदर जो प्रोटीन होती है उसका नाम क्या है? एपोफेरिटीन। जब एपोफेरिटीन बाइंड करती है आयरन के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाती है फेरिटीन में। और फेरिटीन जो है वो स्टोरेज फॉर्म है आयरन की। कौन सी फॉर्म है? स्टोरेज फॉर्म आयरन की। ये स्टोरेज फॉर्म है आयरन की। ठीक हो गई बात। अगेन रिपीट कर देती हूँ। सेल के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हम एपोफेरिटीन कहते हैं। जब वो आयरन से बाइंड करती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है फेरिटीन में। फेरिटीन जो एक स्टोरेज फॉर्म है आयरन की, यानी कि आयरन जब स्टोर होता है तो फेरिटीन की फॉर्म में होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और है, जो हम डाइट में आयरन को लेते हैं।
जो हम डाइट में आयरन ले रहे होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म में होता है, तो वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वो कन्वर्ट होता है एपोट्रांसफेरिन में। एपोट्रांसफेरिन में कन्वर्ट होता है, बल्कि मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया। जब हम डाइट में आयरन लेते हैं, 1-2 मिनट रुक जाए, मैं आपको करेक्शन करके बता दूँ। ओके, जब हम डाइट में जो आयरन लेते हैं वो डिफरेंट फॉर्म में होता है, ठीक है। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो ये बाइंड करता है, ये बाइंड करता है एपोट्रांसफेरिन से। एपोट्रांसफेरिन कौन सी प्रोटीन थी? ब्लड की प्रोटीन थी, याद आया? एपोट्रांसफेरिन ब्लड की प्रोटीन थी, तो ब्लड की प्रोटीन जो एपोट्रांसफेरिन थी उससे जाके बाइंड करता है हमारा डाइट का आयरन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद एपोट्रांसफेरिन से बाइंड करता है और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है फेरिटिन में। फेरिटिन में ये कन्वर्ट हो जाता है। और फेरिटिन क्या है? फेरिटिन स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। अगेन लिख रही हूँ, स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगेन बता रही हूँ कि डाइट में जो हम आयरन लेते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाता है, क्योंकि वो डिफरेंट फॉर्म में होता है, तो जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो एपोट्रांसफेरिन से बाइंड करता है। एपोट्रांसफेरिन कौन सी प्रोटीन है? जो ब्लड के अंदर होता है, ब्लड में जो प्रोटीन मौजूद होती थी, ब्लड में जो प्रोटीन मौजूद होती थी ये वो वाली प्रोटीन है एपोट्रांसफेरिन। तो एपोट्रांसफेरिन से जाके बाइंड करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है फेरिटिन में। फेरिटिन जो है वो स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन है। अब इतनी जगह मैं बता चुकी हूँ कि फेरिटिन क्या स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन है, अब याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एपोप्रोटीन। नेक्स्ट पेज पे मैं लिख लेती हूँ एपोप्रोटीन। अब लास्ट हमारे पास एक प्रोटीन है एपोप्रोटीन। ये जो एपोप्रोटीन है ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर एपोप्रोटीन होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म तो आपको पता है ना क्या होता है, कि सेल होता है और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हमने नाम दिया है एपोप्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन होती है जिसको हमने नाम दिया एपोप्रोटीन। अब ये बाइंड करती है आयरन के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाती है फेरिटिन की फॉर्म में, और फेरिटिन फिर वही बात के स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन है। ठीक है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन है। अगर ये फेरिटिन स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, ठीक है। आयरन एक अच्छी चीज़ है, स्टोर होना चाहिए बॉडी में, लेकिन एक लिमिट से। अगर वो लिमिट कम हो जाए तो हम कहते हैं डेफिशिएंसी हो गई, अगर वो लिमिट ज़्यादा हो जाए तो एबनॉर्मेलिटी हो गई। तो अगर हमारे पास फेरिटिन बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में स्टोर हो जाए, अगर एक्सेस अमाउंट में स्टोर हो जाएगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ये स्टोर हो गया हमारी बॉडी में, तो फिर क्या होगा, ये क्लस्टर लाइक बन जाएगा, यानी कि इसके ना क्लस्टर बन जाएंगे। तो ये क्लस्टर लाइक बन जाएगा, उसे हम नाम दे देंगे कि क्या है, ये हमारे पास हीमोसाइड्रीन। तो सर इस तरह भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ हीमोसाइड्रीन, सिर्फ इसका नाम लेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए हीमोसाइड्रीन क्या था कि हमारी बॉडी में जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको नाम देते हैं एपोप्रोटीन। जब एपोप्रोटीन आयरन से बाइंड करता है तो वो फेरिटिन बनाता है। फेरिटिन जो है स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन है। जब स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में स्टोर हो जाएगा, यानी कि क्लस्टर लाइक, तो हम उसको कहेंगे हीमोसाइड्रीन, ठीक है। आयरन स्टोरेज, आयरन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज भी होगी। अब हमारा लास्ट रहता है लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसीएस। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसीएस बहुत छोटा सा है, बस कुछ समझना नहीं है, छोटी सी चीज़ें, 2-3 बातें इसमें समझने वाली हैं।
लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीएस का, आरबीसीएस जो है उसका कितना ड्यूरेशन होता है, कब तक आरबीसीएस जो है वो रहता है हमारी बॉडी में। देखो आरबीसीएस कहाँ से बना था, पहली चीज़ आरबीसीएस बना था बोन मैरो से, बोन मैरो से आरबीसीएस बना। आरबीसीएस बनने के बाद, अच्छा ये बोन मैरो वाला जो भी टॉपिक है वो फर्स्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ, ठीक है, आरबीसीएस बनते कैसे हैं फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो बोन मैरो से आरबीसीएस बना, आरबीसीएस बनने के बाद ये बॉडी में बोन मैरो से आरबीसीएस बना, आरबीसीएस बनने के बाद क्या हुआ कि ये बॉडी में सर्कुलेट करेगा, ब्लड में गया, ब्लड में ये जाके इसने सर्कुलेट किया, ठीक है, ब्लड में इसने सर्कुलेट किया। 120 आफ्टर 120 डेज, 120 डेज बाद ये इसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो रैप्चर हो जाएगी, क्योंकि ये 120 डेज तक क्या कर रहा था, सर्कुलेट कर रहा था। एक चीज़ है ना, सर्कुलेट किए जा रही है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो रही है, रैप्चर हो रही है। तो ये 120 डेज बाद बिल्कुल ही रैप्चर हो जाएगी। तो आरबीसीएस की ब्रेकडाउन कब होती है, 120 डेज बाद होती है, ठीक है। अब होता ये है जब ये स्प्लीन में जाता है, जब ये स्प्लीन में जाता है ना, तो स्प्लीन में जो माइन्यूट पोर्स होते हैं वहाँ से गुजर रहा होता है और वहाँ पर जाके इसकी, वहाँ पर ही जो है ना इसकी रैप्चर होती है। आरबीसीएस वहीं पर ही ब्रेकडाउन होता है 120 डेज में। तो 120 डेज में जब ये ब्रेकडाउन हो जाता है आफ्टर 120 डेज, तो फिर क्या होता है, इस वजह से स्प्लीन को बेसिकली नाम दिया जाता है कि स्पेशल ग्रेवयार्ड्स। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्रेवयार्ड्स क्या है, क्यों ग्रेवयार्ड्स कहते हैं स्प्लीन को, स्प्लीन को इसलिए ग्रेवयार्ड्स कहते हैं क्योंकि आरबीसीएस जो रेड ब्लड सेल्स है वो आफ्टर 120 डेज बाद ब्रेकडाउन होते हैं स्प्लीन में, स्प्लीन के जो माइन्यूट पोर्स होते हैं वहाँ से वो गुजर रहे होते हैं तो ब्रेकडाउन हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आरबीसीएस की जो मेम्ब्रेन होती है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते करते रैप्चर हो जाती है। तो आखिरकार स्प्लीन में ही उसकी ब्रेकडाउन होती है, तो इसलिए स्प्लीन को नाम दे दिया जाता है ग्रेवयार्ड्स, ठीक है। ये हमारा लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीएस बस इतना सा था। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी एनीमिया, एनीमिया क्या होता है, और दूसरी चीज़ पॉलीसाइथीमिया। एनीमिया एंड पॉलीसाइथीमिया दो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी, ब्लड से रिलेटेड है। उसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 33 है वो कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल उस पर कुछ नहीं रहेगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 34 पर आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखें एनीमिया एंड पॉलीसाइथीमिया की। और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।